मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय अर्थात सामान्य अध्ययन के अर्थव्यवस्था के टॉपिक सतत आर्थिक विकास और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण वे प्रश्न आज लाई हूँ, जो कि आपकी परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, जिनकी जानकारी होना आप सभी को बहुत ज़रूरी है। किनकी जानकारी? जो आज प्रश्न आप सभी के बीच लाए जा रहे हैं उनका उत्तर। साथ में साथियों, आपके आगामी एग्ज़ाम के दृष्टिगत भी ये सारे प्रश्न समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं आज के इस टेस्ट सीरीज में सतत आर्थिक विकास और कृषि और संबद्ध क्षेत्र से वे कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिगत बेहद महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, धारणीय विकास भावी पीढ़ियों के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है? तो साथियों, इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी, धारण क्षमता अर्थात सतत विकास किससे संबंधित है? धारण क्षमता से। धारण क्षमता या वहन क्षमता का तात्पर्य किसी विशेष संसाधन द्वारा अपने भीतर जीवों की अधिकतम संख्या को बनाए रखने की क्षमता से है। अतः इसके अंतर्गत वर्तमान की आवश्यकताओं को पारिस्थितिकीय तंत्र के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर पूरा किया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? तो साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। ठीक है। सतत विकास की अवधारणा का प्रारंभ सबसे पहले कब हुआ? कब इसकी चर्चाएं होने लगी? तो साथियों, सतत विकास की अवधारणा का प्रारंभ वर्ष 1962 में वैश्विक परिदृश्य में काफ़ी चर्चा का केंद्र बन गई, जब वैज्ञानिक रचेल कार्सन की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग तथा वर्ष 1968 में जीव विज्ञानी पॉल एरलिच की पुस्तक द पॉपुलेशन बम से हुआ। लेकिन इस शब्द का वास्तविक रूप से विकास कब हुआ? 1987 अर्थात 1987 में ब्रिटलैंड आयोग की रिपोर्ट, जिसमें कहा गया कि हमारा साझा भविष्य आवर कॉमन फ्यूचर के प्रकाशन के साथ हुआ। सतत विकास संसाधनों के उपयोग का एक आदर्श मॉडल है, जो यह बताता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है। इसका उद्देश्य वर्तमान तथा भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए उसका इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का धारण न्यूनतम हो। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्राड़ा जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है अवस्थित है? हाल में भी ये काफ़ी चर्चा में रहा है। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। निमराड़ा राजस्थान राज्य के अलवर जिले में अवस्थित है। यहाँ पर किए गए लगभग सभी विकास कार्य टिकाऊ आर्थिक विकास के मॉडल पर आधारित है, जिसके कारण ये काफ़ी चर्चा में रहता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। नेक्स्ट है, मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनिवेश अग्रसारित करता है। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनिवेश अग्रसारित करता है।
तो साथियों इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनिवेश अग्रसारित क्या करता है? संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में विकास। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। तो साथियों समावेशी समृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? उपरोक्त सभी। अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की आधिकारिक उपलब्धता। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर। समावेशित विकास समग्रता के साथ विकास की बहुआयामी अवधारणा है। इसमें बुनियादी सुविधाओं में सुधार के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के बेहतर अवसरों की उपलब्धता परिलक्षित होती है। इसके साथ गरीबी को कम किया जाना इसका प्रमुख आयाम है। केवल राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से समावेशित विकास के बढ़ने की आशा नहीं की जा सकती है। तो उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर। अर्थात सारा ये इम्पॉर्टेंट है, न कि आपके बस एक फैक्ट जो कि कारक नहीं आता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का उद्देश्य है। विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स, विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करना है। कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करना है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि निर्यात का संवर्धन। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित कहाँ पर हैं? आप कहीं पे जाएंगे घूमने के लिए तो आप अवश्य ही उनका दर्शन करेंगे, ठीक। और किन का? अर्थात कृषक बंधुओं का। और इस प्रकार से कौन सा क्षेत्र हो गया? कृषि क्षेत्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो फ्रेंड्स, विकास का भारतीय मॉडल व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा प्रदान करता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को अपनाया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा निर्धारित हो सके। मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत सार्वजनिक अर्थात पब्लिक एवं निजी अर्थात प्राइवेट दोनों क्षेत्रों की देश के विकास कार्यक्रम में भागीदारी होती है। और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रशासन जहां राज्य अर्थात स्टेट करता है, वहीं निजी क्षेत्र
का प्रशासन कौन करता है? पर्सन अर्थात व्यक्ति के हाथ में होता है। इस प्रकार विकास का भारतीय मॉडल राज्य एवं व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करता है। अतः आपका विकल्प कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, प्राइवेट एंड पब्लिक अर्थात व्यक्ति और राज्य दोनों। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नगद फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक नगद फसल नहीं है? तो फ्रेंड्स, तंबाकू, कपास, रबड़ ये तीनों नकदी फसल हैं, जबकि सोयाबीन नकदी फसल नहीं है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, सोयाबीन। ध्यान रखें, कौन कौन से ऐसे फसल है जो नकदी फसल में आते हैं, उनका अवश्य ही आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था है। गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था है। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ताज निकलने की अवस्था। और ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ताज निकलने की अवस्था गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था होती है। यदि किसी किसान को एक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो उसे इसी अवस्था में सिंचाई करने की सलाह दी जाती है, ताकि उसकी उत्पादकता क्षमता बढ़ सके, उसकी आय क्षमता बढ़ सके, वो लाभ की स्थिति में हो सके। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताज निकलने की अवस्था। नेक्स्ट है, भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ। तो फ्रेंड्स, भारत में फसल बीमा योजना प्रथम प्रयास 1 अप्रैल 1985 को खरीफ के दौरान किया गया, जब भारत सरकार द्वारा व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया गया था। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1985 अर्थात 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1992 में, ठीक है, 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को जितने प्रमुख कृषि जलवायु
प्रदेशों में विभक्त किया था वह संख्या है। 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को जितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था वह संख्या है। तो फ्रेंड्स, 8वीं पंचवर्षीय योजना हेतु योजना आयोग द्वारा भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया था। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया? राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया? फ्रेंड्स, परीक्षा में आए पैटर्न में जो अंतर है उसमें अब योजनाओं के डेट, मंथ, ईयर भी पूछा जा रहा है। तो जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं प्रयास किया जाएगा एक साथ ही आप सभी के बीच टेस्ट सीरीज के रूप में लाया जाए। तो अवश्य ही मंथ प्लस ईयर जरूर आप महत्वपूर्ण योजनाओं का तैयार करेंगे। इसका सही उत्तर होगा मई 2005 में। ठीक है, मई 2005 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। फ्रेंड्स, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना को 1 जुलाई 2001 को प्रारंभ किया गया। कब आरंभ किया गया? 1 जुलाई 2001 को। और यह योजना जीवन बीमा सुरक्षा, एकमुश्त जीवन लाभ तथा कृषि मजदूरों को पेंशन लाभ उपलब्ध कराती है। तो उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा ऑप्शन सी, पेंशन तथा बीमा लाभ। नेक्स्ट होगा, निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार कर ले। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा कृषि लागत और कीमत आयोग। ऑप्शन सी, कृषि लागत एवं कीमत आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाता है कि गेहूं का क्या होगा, धान का क्या होगा, जो अन्य महत्वपूर्ण फसलें हैं उनका न्यूनतम मूल्य क्या होगा, एमएसपी मैक्सिमम मूल्य क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछा गया नहीं, न कि हाँ। ठीक है, फ्रेंड्स, जब इस योजना को आरंभ किया गया था तो उसी समय इसके लिए एक अलग अनुभाग सृजित करने का भी कार्य किया गया था। ठीक है, और इस योजना को अर्थात राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को अक्टूबर 2007 में आरंभ किया गया था। और इसके जो प्रमुख उद्देश्य थे वे कौन से हैं? देश के अभिजात जिलों में क्षेत्र विस्तार और सतत रीति से उत्पादकता वर्धन के माध्यम से धान, गेहूं, दलहन के उत्पादन में बढ़ोतरी करना, मृदा उत्पादकता और उर्वरता का संरक्षण करना, खेत के स्तर पर आर्थिक लाभ को बढ़ाना ताकि किसानों में आत्मविश्वास पैदा हो सके। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, साख की सुविधाओं को सुदृढ़ करना। अर्थात इसका उद्देश्य साख की सुविधाओं को सुदृढ़ करना नहीं है, बल्कि क्या है? उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण करना, सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निर्देशन, फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार, ताकि जो कृषक बंधु हैं उनको
उनके आय को संवर्धित किया जाए, कृषि क्षेत्र है उसको और भी विकास का स्वरूप दिया जा सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मोटे अनाज। दलहन, गेहूँ, चावल ये किस में आते हैं? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या आज यही आपका अंतिम क्वेश्चन था, अर्थात कुल 20 क्वेश्चन आज आप सभी के बीच लाए गए और ये जो 20 क्वेश्चन थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे और अपेक्षा की जाती है कि इस टेस्ट को समाप्त करने के साथ आप पुनः इस क्लास को अटेंड करें। जितने 20 क्वेश्चन है उसको प्रत्येक दशा में तैयार कर लें ताकि ये क्वेश्चन आए परीक्षा में किसी भी प्रकार से पूछा जाए घुमा फिरा कर भी तो आप इसका उत्तर सही दें। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी प्रश्न आप सभी के बीच लाए जा रहे हैं वे सदाबहार प्रश्न हैं, अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी के परीक्षा के लिए बेहद खास है। तो आप अवश्य इन सारे प्रश्नों को जरूर तैयार करेंगे क्योंकि आपका एक प्रश्न आप सभी को सफलता दिला सकता है और एक प्रश्न का उत्तर गलत कहीं न कहीं असफलता के मार्ग को प्रशस्त करेगा। ध्यान रखें, आप में से हमारे तमाम युवा 2 से 3 नंबरों से असफल हो रहे हैं, अर्थात सफलता में क्यों जुड़ रहा है, 1-2 प्रश्न उनके गलत हो जा रहे हैं और प्रश्न ऐसे गलत हो रहे हैं जो कि ऑलरेडी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए होते हैं और सरल होते हैं। तो ध्यान रखें, सफलता के लिए सबसे ज़रूरी है कि जितने भी सरल क्वेश्चन हैं वो किसी भी रूप से आपका गलत ना हो, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो प्रत्येक दशा में आपका सही हो, क्योंकि साथियों आप सभी को पता है कि आपकी कर्मठता जागरूकता ही सफलता आपको दिला सकती है। तो आप सभी देश के भविष्य हैं और यदि आप स्ट्रेटजी के साथ अपनी तैयारी को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो प्रगति है उसमें बाधा आएगी। तो आप अवश्य ही देश की प्रगति के लिए अपनी सफलता के लिए कार्य करिए। आपके उज्जवल भविष्य के साथ ही हमारे देश के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा, क्योंकि युवा ही देश के निर्माणक होते हैं और युवा ही देश के सुख समृद्धि और विकास के आधार होते हैं। और जब आप आत्मनिर्भर होंगे, सुख समृद्धि विकास से प्रशस्त होंगे, तभी तो हमारा देश 21वीं सदी में भारत की सदी बनेगी। तो फिर साथियों, आप सभी जितने भी आज के क्वेश्चन हैं उसको ज़रूर तैयार करेंगे और इसी आशा, संदेश, विश्वास के साथ आप सभी को ऊर्जा के साथ मैं सीमा गुप्ता ढेर शुभकामनाएँ देती हूँ। आप सभी को फिर से ऑल द बेस्ट बोलती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी अपने परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे ही करेंगे। ऑल द बेस्ट।